तो क्या अक्षर पटेल जिता पाएंगे दिल्ली कैपिटल्स को अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी? जी, तो अक्षर पटेल को दिल्ली कैपिटल्स ने कैप्टन बनाया है। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले अप्रोच किया था केएल राहुल को, लेकिन केएल राहुल ने डिनाई किया है कैप्टनसी लेने के लिए। आई थिंक वो चाहते हैं कि वो एक फ्री प्लेयर बन के बस खेले, उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो ज़्यादा, क्योंकि वाइस कैप्टनसी भी उन्होंने नहीं ली है और डुप्लेसिस को वाइस कैप्टन बनाया गया है। तो केएल राहुल चाहते हैं कि वो फ्री होकर खेले, तो अक्षर पटेल को कैप्टन बनाया गया है और देखते हैं कि क्या अक्षर पटेल वो ग्लोरी तक ले जा पा रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स को। तो आइए कुछ डिस्कशन करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड के बारे में और उनके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स पे स्क्वाड के, और प्लस उनकी क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है इस सीज़न में, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर रिटेंशंस की और उनके स्टैंडिंग्स की बात करें पिछले को 3 सालों में, तो अगर दिल्ली कैपिटल्स के पिछले 3 सीज़न को देखेंगे तो 2022 में उन्होंने 5th फिनिश किया था, 2023 में उन्होंने 9th फिनिश किया था और 2024 में उन्होंने 6th फिनिश किया था। तो ये देखने में आ रहा है कि वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। वो ट्राई करते हैं कि बहुत अच्छा स्क्वाड लाए, रिकी पॉन्टिंग भी थे उनके साथ, ऋषभ पंत थे उनके साथ, तो वो ट्राई करते हैं कि एक अच्छा स्क्वाड बने, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो मिसिंग हो जाता है और वो स्क्वाड जेल होके परफॉर्म नहीं कर पा रहा था पिछले कुछ 3 सालों से। और उससे पहले भी आई थिंक लास्ट 2021 में या 2020 में दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफाई हुई थी जब श्रेयस अय्यर कैप्टन बने थे। तो मेरे को लगता है कि उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। तो इस बार अभी नया मैनेजमेंट भी आया है, केविन पीटरसन एज अ मेंटर आया है, तो और अक्षर पटेल कैप्टन बने हैं। तो अभी देखते हैं क्या उनके फॉर्च्यून्स चेंज होते हैं। तो अगर उनकी रिटेंशन की बात करें तो उन्होंने रिटेन किया है अक्षर पटेल को, कुलदीप यादव को और ट्रिस्टन स्टप को और अभिषेक पोरेल को उन्होंने रिटेन किया है। तो एक उन्होंने ट्राई किया है कि यंग प्लेयर्स को उन्होंने रिटेन किया है, अक्सर कुलदीप, स्टब्स, पोरेल। तो मुझे लग रहा है कि वो लोग फ्यूचर का देख रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा प्लेयर्स रिटेन नहीं किए क्योंकि वैसे भी उनकी पिछले साल 6th पोजीशन थी, तो उतना उनका स्क्वाड जेल लगा नहीं, ना ही उतना अच्छा लगा स्क्वाड। तो मेरे हिसाब से रिटेंशन तो उन्होंने सही किए हैं, लेट गो किया है प्लेयर्स को। पर अभी जो उनके करंट स्क्वाड है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो उसमें उन्होंने फैफ डुप्लेसिस को ऐड किया है, जो कि एक अच्छे, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, एक बहुत इंटरनेशनल कैप्टन रह चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। पर वो 40 साल की उम्र के आसपास आ गए हैं और क्या उनके पास और 3 साल खेलने का मौका है, क्या वो 3 साल तक खेल पाएंगे? तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये 1 साल का आईपीएल का देख के नहीं प्लेयर को बाय किया जाता है, वो एक 3 साल की एक साइकिल रहती है, तो उसके हिसाब से परचेज़ करना होता है। तो क्या ये फैफ डुप्लेसी उनका अच्छा परचेज़ माना जाएगा? और फैफ डुप्लेसिस का स्ट्राइक रेट और ये सब की भी बातें चलती रहती है, हालांकि उनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस रहता है, बट अगेन वो डिपेंड करता है कि कैसे पिच खेल रही है। अगर थोड़ी स्लो पिच मिल जाती है तो वो थोड़े फंस जाते हैं वहाँ पे। और हालांकि उनकी स्ट्रोक मेकिंग अच्छी है, बट फिर भी क्या वो अपने पीक ऑफ द फॉर्म में है, वो एक कंसर्न है। उसके अलावा ये देखना है कि केएल राहुल का सीज़न कैसे जाता है, क्योंकि केएल राहुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे ये स्क्वाड के लिए। केएल राहुल के आसपास ये पूरा स्क्वाड रहेगा, खेलेगा मेरे हिसाब से। और केएल राहुल को ये करना चाहिए इस सीज़न में कि वो, अब कैप्टनसी का भी कोई प्रेशर नहीं है, ना ही कोई और प्रेशर है, बस उनको जाके एंजॉय करना है। और जो 2018-19 का जो केएल राहुल था वो उनको वापस लाना है, जो वो 150 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलता भी था और अच्छे बड़े कंसिस्टेंट रन्स बनाता था। तो वो एक केएल राहुल को अभी अडेप्ट करना पड़ेगा, वो एक बहुत ही मेन पॉइंट है डीसी के स्क्वाड के आसपास। और ये देखना है कि अक्षर पटेल क्या एज अ कैप्टन कैसे वो करते हैं। हालांकि अक्षर पटेल एक अच्छा क्रिकेटिंग माइंड है, तो शायद मुझे लग रहा है कि अक्षर पटेल एक अच्छी चॉइस है जो दिल्ली कैपिटल्स को आने वाले कुछ सालों में अच्छे से लीड कर पाएंगे, और हो सकता है कि वो टाइटल जीतने की भी क्षमता रखते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो उनका जो मिडल ऑर्डर बैटर है उसमें उन्होंने काफ़ी इंडियन प्लेयर्स को लिया है, जो उसमें करुण नायर है, समीर रिजवी है, आशुतोष है। तो ये 3 प्लेयर अगर प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं या 3 में से 2 प्लेयर भी खेल रहे हैं
तो उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये उनका बेस्ट सीज़न रहे ओवरऑल आईपीएल में, क्योंकि करुण नायर, समीर रिजवी का सीजन्स इतने अच्छे रहे नहीं हैं जब पिछले वो पहले आईपीएल खेले। समीर रिजवी सीएसके के लिए खेले हैं और करुण नायर भी अलग अलग टीम्स के लिए खेले, पर उतने इम्पैक्टफुल वो रहे नहीं हैं। तो अगर वो लोग प्लेइंग 11 में आते हैं तो उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनकी सीज़न बहुत ही अच्छी रहे। आशुतोष शर्मा की पिछली सीज़न पंजाब किंग्स के लिए बहुत ही शानदार रही है, पर वो एक सरप्राइज़ पैकेज की तरह आए थे पिछली सीज़न में, तो वो बहुत ही अच्छा खेल गए। टीम्स ने उतना उनको देखा नहीं था, उतना स्टडी नहीं किया था, तो वो बहुत ही अच्छे चल गए। बट एक प्लेयर का कितना पोटेंशियल है वो तभी पता चलता है जब वो 2 या 3 सीज़न में वैसा ही सेम परफॉर्म करता रहे। तो वो एक पॉइंट रहेगा कि आशुतोष शर्मा जो है वो पिछले सीज़न का जो अपना परफॉर्मेंस है उसको क्या रेप्लिकेट कर पाएंगे, और अगर वो रेप्लिकेट कर जाते हैं तो डीसी के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक फिनिशिंग टच प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेलते हैं लोअर डाउन द ऑर्डर। तो वो एक पॉइंट है। और कुलदीप यादव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएंगे ये डीसी के स्क्वाड के, क्योंकि कुलदीप यादव के पास ही पूरा कंट्रोल रहेगा मिडल ओवर्स का। तो कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की जोड़ी वैसे भी ये बहुत अच्छी चलती है, ज़्यादातर इंडियन क्रिकेट में भी वो साथ में काफ़ी बॉलिंग करते हैं। तो अगर वो जोड़ी अगर चल जाती है तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा साइन रहेगा मेरे हिसाब से। और जो उन्होंने अभिषेक पटेल को रिटेन किया है, वो उन्होंने कुछ सोच के रिटेन किया था कि वो एज अ विकेट कीपर खेल जाएंगे या वो एज अ इम्पैक्ट सब खेल जाएंगे। बट अभी जो उन्होंने उसके बाद और जो प्लेयर्स बाय किए जैसे करुण नायर, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, तो वो प्लेयर्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि अभिषेक पटेल को शायद प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। हो सकता है कभी अगर यूज़ करना हो तो इम्पैक्ट सब के जैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि उनको लगातार उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलती रहेगी 14 के 14 मैच में। तो ये कुछ बातें डीसी के स्क्वाड के रिलेटेड थी। उसके अलावा अगर उनकी प्लेइंग 11 को अगर हम देखते हैं तो उसमें मेरे हिसाब से जो मैं प्लेइंग 11 बनाना चाह रहा हूँ उसमें जेक फ्रेजर मगर्ग जो बहुत ही अच्छे प्लेयर है वो मुझे ओपन करते दिखते हैं फैफ डुप्लेसिस के साथ, क्योंकि जैक फ्रेजर मगर बहुत ही एक्सप्लोसिव बैटर है। वो ऐसा है कि वो चलेंगे तो उस दिन एक साइड कर देंगे पूरा मैच, बट उनकी कंसिस्टेंसी एक प्रॉब्लम है। तो वो फैफ डुप्लेसिस जो उनका स्टेबिलिटी है वो एक प्रोवाइड करते हैं, तो उस हिसाब से फ्रेजर मगर्ग को एक चांस मिलता है कि वो फ्रीली खेल सके। उसके बाद नंबर 3 पे मैं केएल राहुल को देखता हूँ जो विकेट कीपिंग भी करेंगे दिल्ली के लिए। तो केएल राहुल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगा कि ये 3 नंबर पे उनको हाई स्ट्राइक रेट के साथ परफॉर्म करना है, और वो स्पिन के खिलाफ भी अच्छा खेलते हैं, पेस के खिलाफ भी अच्छा खेलते हैं। तो वही गेम उनको टॉप गेम लेके आनी है उनको। उसके अलावा नंबर 4 पे मैं फिर ट्रिस्टन स्टब्स को देखता हूँ जो बहुत अच्छा साउथ अफ्रीका के लिए खेले, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया था। तो और नंबर 5 पे फिर मैं अक्षर पटेल को देखता हूँ जो जैसे वो इंडियन टीम में अभी करते हुए आ रहे हैं कि वो नंबर 5 पे भी बहुत अच्छे बैटर है। ऐसा नहीं है कि अक्षर पटेल अच्छे बैटर नहीं है, वो बहुत अच्छे और कैपेबल बैटर है। तो वो 5 नंबर पे अक्षर पटेल को देखता हूँ। उसके बाद 6 नंबर पे मैं करुण नायर या समीर रिजवी में से एक को देख रहा हूँ। अभी उसमें एक क्वेश्चन है कि क्या करुण नायर 6 नंबर पे खेल सकते हैं, उनके पास क्या वो पावर गेम है। मेरे हिसाब से समीर रिजवी फिर बेटर ऑप्शन बन जाते हैं उस केस में। और फिर 7 नंबर पे आशुतोष शर्मा, और फिर 8 नंबर पे कुलदीप यादव, 9 नंबर पे मोहित शर्मा जो उन्होंने बाई किया है। मोहित शर्मा बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर है। और फिर 10 नंबर पे मुकेश कुमार जो है वो उनके अच्छे बॉलर है, पिछले सालों में भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए आए हैं। तो मुकेश कुमार भी एक अच्छे बॉलर है। और फिर 11वें नंबर पे मिचेल स्टार्क। तो ये उनका बॉलिंग लाइनअप कंप्लीट होता है। तो बॉलिंग लाइनअप भी काफ़ी सॉर्टेड लग रहा है। हालांकि वही है कि बॉलर्स ऐसे है कि वो जिस दिन चल गए उस दिन चल गए, बट हो सकता है कि वो कभी मार भी खा सकते हैं, पिट भी सकते हैं। तो वो एक कंसर्न रहेगा, बट वो तो अभी आजकल की गेम में ऐसा हो ही गया है कि बॉलर्स के पास बहुत ही चांस कम रहता है। इट्स मोर अबाउट बैटर्स कि बैटर्स जैसे गेम को चलाना चाहते हैं वैसे चला रहे हैं, और इम्पैक्ट सबके रूल के बाद तो और बैटर फ्रेंडली गेम हो गया है। तो बॉलर्स को तो बचना ही होता है, विकेट्स लेने से ज़्यादा बचना इज़ बेटर ऑप्शन फॉर बॉलर्स।
और फिर इम्पैक्ट सब के देखा जाए तो अभिषेक पोरेल और टी नटराजन में से एक ऑप्शन हो सकता है, जैसी पिच हो या जैसी रिक्वायरमेंट हो। अगर कोलैप्स होता है तो वो एज अ एक्स्ट्रा बैटर चाह रहे तो पोरेल को खिला सकते हैं, और अगर अच्छे रन्स बन गए हैं और विकेट्स उतनी गई नहीं है और बैटर की ज़रूरत नहीं है तो वो टी नटराजन को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टी नटराजन डेथ में बहुत अच्छे बॉलर है। तो वो एक अच्छा हो सकता है। और मुझे लगता है कि हो सकता है मोहित शर्मा को वो इम्पैक्ट सबके लिए बचा के रखे और टी नटराजन को एक्चुअल स्क्वाड में रखे, क्योंकि टी नटराजन आगे भी बॉलिंग करते हैं, मतलब फर्स्ट चेंज पे भी टी नटराजन बॉलिंग कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से टी नटराजन भी अच्छे बॉलर हो सकते हैं। तो ये है मेरे डीसी के स्क्वाड का एनालिसिस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए और सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, और मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।